इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। अभी हमने देखा कि 1680 से यूरोप में और कहाँ पे, इंग्लैंड में जो इंडियन कॉटन प्रिंटेड टेक्सटाइल था उसका एक क्रेज सा चल जाता है। सारे लोग इंडियन कॉटन प्रिंटेड टेक्सटाइल ही पसंद करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो अमीर लोग थे वो पहनते ही, यहाँ तक कि वहाँ की जो रानी थी वो भी इंडियन फैब्रिक ही पहनती थी। तो नॉर्मल लोगों का तो बात ही अलग है। अब देखते हैं यूरोप की मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल का क्या इफेक्ट पड़ा। By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile. Worried मतलब परेशान होकर। By the early 18th century यानी कि 18th century की शुरुआत तक इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी से परेशान होकर इंग्लैंड के वूल और सिल्क मेकर क्या किए, ये लोग इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के इंपोर्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे। यानी कि जो इंग्लैंड के लोकल वूल और सिल्क मेकर थे, वे लोग जो इंपोर्ट हो रहा था, क्या इंडियन टेक्सटाइल यूरोप में इंपोर्ट हो रहा था इंग्लैंड में, उसके अगेंस्ट में वो क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। इन 1720, अब देखो कोई भी बात हो, अगर कहीं पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहां की गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही लेना है। तब फिर वहां की गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट enacted a legislation banning the use of printed cotton textile chains in England। तो भैया अब गवर्नमेंट क्या हुई, एक्शन में आई। गवर्नमेंट एक्शन में आके क्या की कि 1720 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो कि छींट को क्या बोला जाता है, प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल, छींट को बैन बैन करने के लिए उसने एक लेजिस्लेशन इनेक्ट किया, यानी कि एक कानून पारित किया। फिर से देखो 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जब देखी कि सारे लोग यहाँ के जो वूल और सिल्क मेकर हैं, सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के इंपोर्ट को बैन को लेकर, इसके अगेंस्ट में सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसने क्या एक्शन लिया कि 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चीन को बैन करने के लिए एक लेजिस्लेशन इनेक्ट किया, मतलब पारित करना, लेजिस्लेशन यानी कि कानून। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कालिको एक्ट। इंटरेस्ट की बात क्या है, यह है कि यह एक्ट जो था जिसको कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने पास किया 1720 में, किस लिए पास किया, प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो छेड़ था उसकी इंपोर्ट को बैन करने के लिए जो एक्ट पास किया उसको भी कालिको एक्ट के नाम से ही जाना जाता था। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बीगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। तो दोस्तों इस टाइम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो इंग्लैंड में जस्ट अभी डेवलप होना ही स्टार्ट हो रही थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हो रही थी, मतलब कि अभी नए नए टेक्सटाइल इंडस्ट्री जस्ट ओपन हो रहे थे। Unable to compete with Indian textiles, English producer wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles। इंडियन टेक्सटाइल को compete करने में अनेबल, या इंडियन टेक्सटाइल को compete करने में असमर्थ इंग्लिश प्रोड्यूसर जो थे, वे अपनी कंट्री के अंदर अपना मार्केट जो है सिक्योर करना चाहते थे। कैसे, बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल की एंट्री को प्रिवेंट करके, उसको उस पर रोक लगवाकर वे अपनी मार्केट को इंग्लैंड के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर सिक्योर करना चाहते थे। ताकि अब देखो जब इंडियन टेक्सटाइल को सारे लोग पसंद कर रहे थे, सारे लोग इंडियन टेक्सटाइल ले रहे थे, अब इन्होंने क्या सोचा कि एटलीस्ट अगर हम इंडियन टेक्सटाइल को बैन करवा दे, गवर्नमेंट बैन कर दे, तो हमारी जो मार्केट होगी कंट्री के अंदर वो क्या हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। The first to grow under government protection was the Calico printing industry। तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंडर में सबसे पहले ग्रो होने वाली कोई इंडस्ट्री थी, तो वो कौन सी इंडस्ट्री थी, कालिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडियन डिजाइन्स वर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन व्हाइट मसलिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ। इमिटेटेड मतलब नकल करना, कॉपी करना। अब क्या हुआ कि जब उसने बैन कर दिया तो इंडियन डिजाइन, अब जो इंडियन डिजाइन था उसको इमिटेट किया जाता, कॉपी किया जाता था और इंग्लैंड में प्रिंट किया जाता था किस पे, ऑन व्हाइट मसलिन पे या प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ पे। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। यानी कि इंडियन टेक्सटाइल से कंपटीशन की वजह से ही इंग्लैंड में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की एक जरूरत दिखाई पड़ी। इनोवेशन यानी कि एक नवीनीकरण, कुछ नया किया जाए, यानी टेक्नोलॉजी में कुछ नई टेक्नोलॉजी लाया जाए। तो ऐसा कैसे संभव हो पाया, केवल और केवल इंडियन टेक्सटाइल से कंपटीशन की वजह से ही ऐसा लगा कि इंग्लैंड में अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत है। इन 1764 द स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन के
which increased the productivity of the traditional spindles। तो अब क्या हुआ, 1764 में स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया किसने, जॉन के ने। जॉन के ने किसको इन्वेंट किया, स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया। स्पिनिंग जेनी इसने क्या किया, स्पिनिंग जेनी की वजह से इसने जो ट्रेडिशनल स्पिंडल्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। जो स्पिनिंग जेनी क्या होता है कि अ मशीन बाय विच अ सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स ऑन टू विच थ्रेड वाज स्पन। तो एक स्पिनिंग जेनी क्या होता है, एक मशीन होती है जिसमें कि एक सिंगल वर्कर यानी कि केवल एक ही पर्सन, केवल सिंगल पर्सन कई स्पिंडल्स को ऑपरेट कर सकता है, अकेले ही कई स्पिंडल्स को ऑपरेट कर सकता है। स्पिंडल क्या होते थे, जिसपे थ्रेड क्या है स्पिन किए जाते थे। ठीक है, व्हेन द व्हील वाज टर्न ऑल द स्पिंडल्स रोटेटेड, जब व्हील को टर्न किया जाता था तो सारे स्पिंडल क्या करते थे, रोटेट करते थे। ठीक है, यानी कि 1764 में स्पिनिंग जेनी का इन्वेंट किसने किया, जॉन के ने इन्वेंट किया। और स्पिनिंग जेनी की वजह से जो ट्रेडिशनल स्पिंडल्स थे, जो पहले सिंगल स्पिंडल थे, जिसको उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी उसको क्या किया स्पिनिंग जेनी ने, उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि अगर एक सिंगल स्पिंडल है जो कि एक आदमी केवल ऑपरेट कर रहा है, इससे जो प्रोडक्टिविटी होती थी कम होती थी, सीधी सी बात है कम होगी। अब जब स्पिनिंग जेनी आया, इसमें एक आदमी कई स्पिंडल को एक ही साथ ऑपरेट कर सकता था, बिकॉज दोज आर इंटरकनेक्टेड, सारे के सारे इंटरकनेक्टेड थे। एक आदमी कई स्पिंडल को जब ऑपरेट करेगा, जिसपे कि क्या स्पिंडल पे क्या होता था, स्पन जो थ्रेड होता था वो स्पन होता था उस पे, तो उससे क्या होता था क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल स्पिंडल्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज हो गई। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 रिवॉल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। देखो, जैसे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, किसने किया, रिचर्ड आर्कराइट ने। कब, 1786 में। इसने क्या किया कि इससे क्या हुआ, जो कॉटन टेक्सटाइल वीविंग थी, कॉटन टेक्सटाइल की जो बुनाई थी, वो उस बुनाई को ही पूरा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। अब रिवॉल्यूशनाइज का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, वो बहुत ही रेयर केस में मिल रहा है। अब जैसे कि इसका कॉटन टेक्सटाइल क्या था, अब स्पिंडल जब सिंगल स्पिंडल ऑपरेट होते थे, उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती थी बहुत कम होती थी। अब सीधी सी बात है, जब स्पिनिंग जेनी आ गया, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे स्पिंडल्स हम ऑपरेट करने लगे। अब वो प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 1786 में जो रिचर्ड आर्कराइट से उसने स्टीम इंजन का इन्वेंशन जैसे ही किया, इस स्टीम इंजन के इस इन्वेंशन ने कॉटन टेक्सटाइल की बुनाई को पूरा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, यानी उसकी बुनाई में पूरा एक रिवॉल्यूशन ला दिया। यानी अब बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्लॉथ कुड नाउ बी वोवन इन इमेंस क्वांटिटी, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा। अब जो है क्लॉथ, जो कपड़े जो थे वो इमेंस क्वांटिटी में वोवन किए जा सकते थे, एंड चीपली टू। अब यहाँ तक कि अब चीपली भी हो गया, बहुत सस्ता हो गया। जिस कॉटन टेक्सटाइल जो उसकी जो उविंग थी, यानी कि उसकी बुनाई बहुत ज्यादा चीप हो गई, सस्ती हो गई। हाउएवर, इंडियन टेक्सटाइल्स कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। हाउएवर, यानी कि इसके बावजूद जो इंडियन टेक्सटाइल था, वह एंड ऑफ द 18th सेंचुरी तक, यानी 18th सेंचुरी के अंत तक इंडियन टेक्सटाइल वर्ल्ड की मार्केट में, वर्ल्ड की ट्रेड मार्केट में अभी भी उसका डोमिनेशन जो था बना रहा। यानी कि एंड ऑफ द 18 सेंचुरी के एंड तक भी अभी पूरे वर्ल्ड की मार्केट में इसी का दबदबा था। वो किसका था, इंडियन टेक्सटाइल का था। यानी इनके बावजूद भी इन्होंने स्पिनिंग जेनी का भी इन्वेंशन कर दिया। उसके बाद 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्टीम इंजन का भी इन्वेंशन कर दिया। उसके बावजूद भी इंडियन टेक्सटाइल का जो दबदबा था, जो डोमिनेंस था, वो अभी भी वर्ल्ड की ट्रेड मार्केट में बना रहा। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, जो यूरोप की ट्रेडिंग कंपनी थी, जैसे द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश, मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड। जो ये फ्लोरिशिंग ट्रेड था, इससे जो डच, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे कि डच हो गई, फ्रेंच हो गई और इंग्लिश, ये इन्होंने बहुत इनॉर्मस प्रॉफिट कमाया। ये क्या करते थे, इंडियन टेक्सटाइल को बाई करते थे इंडिया से, उसको और उसको लाके कहाँ पे बेचते थे, यूरोप में और इंग्लैंड में बेचते थे। इससे इनको बहुत ज्यादा क्या हुआ, प्रॉफिट मिला। यानी कि यहाँ पे यूरोपियन मार्केट की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो थी, जैसे जो डच हो गए, जो इंग्लिश हो गए, और जो फ्रेंच हो गए, ये लोग क्या करते थे, इंडियन मार्केट में जाते थे, वहां पे कपड़ा खरीदते थे और उसको लाके यूरोप में बेचते थे। इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे। दीज कंपनीज परचेज्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। अब एक कंपनी, अब बात आती है कि जो कंपनीज डच, इंग्लिश और फ्रेंच, एक कैसे खरीदती थी, जो कॉटन टेक्सटाइल को बाई कैसे करती थी। एक्चुअली ये क्या करते थे, ये अपने यहाँ से यूरोप से सिल्वर ले जाते थे। सिल्वर इंपोर्ट करते थे कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया में सिल्वर इंपोर्ट करते थे, यानी कि उनको देते थे और उसके बदले ये लोग क्या करते थे, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल लेते थे।
बट एज यू नो चैप्टर 2, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में क्या देखा था कि व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, कि जैसे ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर गेन किया कहाँ पे, बंगाल में, इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रेसियस मेटल टू बाय इंडियन गुड्स। अब इसको आगे से कोई भी प्रेसियस मेटल इंडियन गुड्स को बाई करने के लिए किसी भी प्रेसियस मेटल को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि जैसे हमने देखा पॉलिटिकल पावर गेन कर लिया बंगाल का, पॉलिटिकल पावर यानी कि जो बंगाल का जो टैक्स कलेक्शन का जिम्मा अब इसने ले लिया, वहाँ की दीवानी इसको मिल गई। अब जो दीवानी मिलते ही ये क्या करती, वहाँ के लोगों से टैक्स लेती थी। अब उस टैक्स को जो भी रेवेन्यू वसूल करती थी, उस रेवेन्यू से क्या करती थी ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस रेवेन्यू को यहाँ के जो बुनकर होते थे जिनसे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल लेते थे उनको पे कर देते थे, और उस कपड़े को ले जाकर यूरोप में इम्पोर्ट कर देते थे, वहां पे बेचते थे। Instead, they collected revenues from peasants and जमींदार in India and used this revenue to buy Indian textile। जैसा कि हमने देखा, इसके बजाय वे क्या करते थे, जो इंडिया के जो पीजेंट और जमींदार थे उनसे वे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू कलेक्ट करके इस रेवेन्यू से वो इंडियन टेक्सटाइल बाई करते थे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिगर से हमें देख सकते हैं, सी व्यू ऑफ द डच सेटलमेंट इन कोचीन 17th सेंचुरी। ये 17 सेंचुरी की तस्वीर है यहाँ पे जो दिखाई दे रही है। ये सी व्यू क्या होता है, सी व्यू यानी कि सी से देखा हुआ, ये सी से देखा जा रहा है, सी से देखने वाला ये डच सेटलमेंट है। यानी सी साइड इधर है ना, ये सी साइड है, यहाँ से ली गई ये तस्वीर है, ये इसको इसलिए यहाँ पे सी व्यू बोला गया है। एज यूरोपियन ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे यूरोपियन ट्रेड एक्सपैंड हुआ, ट्रेडिंग सेटलमेंट्स वर एस्टैब्लिश एट वेरियस पोर्ट्स। जो ट्रेडिंग सेटलमेंट थे वो कई पोर्ट पे एस्टैब्लिश किए जाते हैं। द डच सेटलमेंट इन कोचीन केम अप इन द 17th सेंचुरी। कोचीन में जो डच सेटलमेंट कब आया, 17th सेंचुरी में डच सेटलमेंट वहां पे एस्टैब्लिश हुआ। यहाँ पे आपको नोटिस द फोर्टिफिकेशन अराउंड द सेटलमेंट। अब यहाँ पे जो आपको फोर्टिफिकेशन दिख रहा है उसको नोटिस करो। यहाँ पे ये क्या है, ये फोर्टिफिकेशन है। फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी। Where were the major centers of weaving in the late 18th century? लेट 18th सेंचुरी यानी 18th सेंचुरी के अंत में जो मेजर सेंटर ऑफ वीविंग थे, यानी बुनाई के जो मेजर सेंटर थे वो कहाँ कहाँ पे थे। जैसे यहाँ पे मैप में आप देखो कि ये जहाँ पे सिंबल आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्लेन व्हाइट की बुनाई होती थी, और ये यहाँ पे चेक और स्ट्रिप्स होते थे, यहाँ पे चेंट और यहाँ पे सिल्क की बुनाई की जाती थी। Figure 8 weaving centers 1500 to 1750. If you look at the map, you will notice that textile production was concentrated in 4 regions in the early 19th century. अगर आप इस मैप को केयरफुली देखोगे, इसको एक चीज आप नोटिस करो कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था इन अर्ली 19th सेंचुरी में वह 4 रीजन में कंसंट्रेटेड था। अब देखते हैं कौन कौन से रीजन में। सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे ईस्ट साइड में ये वाला रीजन है, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री, जो बहुत सारी इंडस्ट्री क्या कंसंट्रेटेड है इस एरिया में। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा इस पूरे एरिया में, खाली पूरा। फिर यहाँ पे ईस्ट कोस्ट में यहाँ पे इंडस्ट्री जो है कि कंसंट्रेटेड है, और यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ वाले एरिया में इतनी इंडस्ट्री जो है कंसंट्रेटेड, मतलब कि मेजरली 4 एरिया में जो इंडस्ट्रीज थी वो कंसंट्रेटेड थी। ठीक है। बंगाल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर। बंगाल जो था उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर किसका था, वीविंग का। यहाँ पे सबसे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था बुनाई में, बुनाई का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था। लोकेटेड अलोंग द न्यूमरस रिवर इन द डेल्टा। ये डेल्टा में न्यूमरस रिवर, बहुत सारी रिवर के अलोंग में लोकेटेड है क्या, बंगाल। द प्रोडक्शन सेंटर इन बंगाल कुड इजिली ट्रांसपोर्ट गुड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस यानी कि दूर दूर तक। ठीक है। यानी कि डेल्टा रीजन में बंगाल लोकेटेड होने की वजह से, न्यूमरस रिवर के अलॉन्ग लोकेटेड होने की वजह से, जो यहाँ प्रोडक्शन सेंटर थे बंगाल के, वे अपने जो उनका जो प्रोडक्शन था, जो भी सामान था, उसको डिस्टेंट लैंड तक क्या करते थे, क्या कर सकते थे, उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे या ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। डू नॉट फॉरगेट दैट इन द अर्ली 19th सेंचुरी रेलवे हैड नॉट डेवलप्ड। इतना एक चीज आपको और याद रखना है कि अर्ली 19th सेंचुरी में रेलवे जो था अभी डेवलप नहीं हुआ था, एंड रोड्स वर ओनली जस्ट बिगिनिंग टू बी लेड ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल। और एक एक्सटेंसिव स्केल पे जो रोड थे वो जस्ट अभी बनना स्टार्ट हुए थे। डक्का इन ईस्टर्न बंगाल, जो कि आज के टाइम में बांग्लादेश में है, वाज द मोस्ट टेक्सटाइल सेंटर इन द 18th सेंचुरी। जो डक्का है यहाँ पे, जो कि ईस्टर्न बंगाल में था उस टाइम, बट अभी कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। यह सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था 18th सेंचुरी में। इट वॉज फेमस फॉर इट्स मलमल एंड जामदानी वीविंग।
जो डक्का था वो किस लिए फेमस था? ये अपनी मलमल और जामदानी वीविंग के लिए फेमस था। इफ यू लुक एट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन द मैप, यू विल सी अ सेकंड क्लस्टर ऑफ कॉटन वीविंग सेंटर अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम मद्रास टू नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश। अगर आप फिर से केयरफुली इस मैप को देखोगे कि जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे भी बहुत सारी जो कोरोमंडल कोस्ट पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड है। कहाँ से कहाँ तक? ये कंसंट्रेटेड है मद्रास से नदर्न आंध्र प्रदेश तक। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट देयर वर इंपॉर्टेंट वीविंग सेंटर इन गुजरात। और वेस्टर्न कोस्ट में देखोगे इंपॉर्टेंट जो वीविंग सेंटर थे वो कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है। हु वर द वीवर्स? अब बात आती है कि जो हमने देख लिया वीविंग वीविंग, हम तब से बोल रहे हैं कि बुनाई बुनाई, आखिर में जो बुनकर होते थे, जो कपड़ों को बुनते थे, वे कौन थे? वीवर्स यानी कि बुनकर। वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज इन वीविंग। प्राय जो वीवर्स होते हैं वो उस ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ऐसी समुदाय से बिलोंग करते थे जो कि वीविंग में, बुनाई में स्पेशलाइज्ड होते थे। देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जो उनकी स्किल होती थी, जो बुनाई की स्किल होती थी, वो जनरेशन बाय जनरेशन पास होती थी। द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, द जुलाहास आर मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, साले एंड टाइकोलार एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग। जो बुनाई के लिए जो कुछ फेमस कम्युनिटी थी वो कौन कौन सी थी? जैसे बंगाल की तांती जो कम्युनिटी थी, जो तांती वीवर्स थे वहाँ की फेमस थे बुनाई के लिए। और जुलाहा और मोमिन वीवर्स जो थे, जो जुलाहा और मोमिन बुनकर जो थे वो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते थे। और सले और कई कुलार और देवांग जो थे साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग। स्पिनिंग जो पहला प्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेज जो था वो क्या था? स्पिनिंग था। कौन सा स्टेज? स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन। स्पिनिंग नॉर्मली स्पिनिंग करना होता है जो कि मोस्टली किसके द्वारा होता था? वुमेन्स के द्वारा, यानी औरतें इसको करती थी स्पिनिंग को। द चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि ये चरखा और जो तकली थे, ये हर घर के स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट जो थे, ये हर घर में अवेलेबल होते थे। द थ्रेड वाज स्पन ऑन द चरखा। जो थ्रेड था, धागा, धागे को चरखे पे क्या किया जाता था? स्पन किया जाता था। एंड रोल ऑन द तकली, और तकली पे उसको रोल किया जाता था। व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर, द थ्रेड वाज वोवन इनटू क्लॉथ बाय द वीवर। जब स्पिनिंग ओवर हो जाता था, मतलब खत्म हो जाता था, जो थ्रेड था वह वीवर्स के द्वारा क्लॉथ में उसको वोव किया जाता था, बुनाई हो जाती थी। यानी स्पिनिंग जब कंप्लीट हो जाता था, जो थ्रेड थ्रेड होता था उसको जो वीवर्स होता था, यानी कि जो बुनकर होता था, उसको कपड़े में बुन देता था। इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वाज द टास्क डन बाय मेन। ज्यादातर कम्युनिटी में जो वीविंग वाला टास्क था, बुनाई का काम कौन करता था? मेन करते थे, यानी आदमी करते थे। फॉर कलर टेक्सटाइल, अब बात आती थी कुछ कपड़े तो टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल होते थे कुछ कलर्ड होते थे। तो फॉर कलर टेक्सटाइल थ्रेड वाज डाइड बाय द डायर। कलर टेक्सटाइल के लिए जो थ्रेड था, धागे को डाई किया जाता था, किसके द्वारा? डायर के द्वारा। नोन एज रंगरेज, उनको क्या बोला जाता था? रंगरेज बोला जाता था। यानी जो डायर होते थे, जो थ्रेड को डाई करते थे, वे रंगरेज के नाम से जाने जाते थे। फॉर प्रिंटेड क्लॉथ द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज चिपीगर्स। तो दोस्तों, प्रिंटेड क्लॉथ के लिए वीवर्स को किसकी जरूरत पड़ती थी? स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स की जरूरत पड़ती थी, जिनको कि चिप्पीगर के नाम से जाना जाता था। हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशंस एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियन। जो हैंडलूम वीविंग था, हैंडलूम की जो बुनाई थी, और इससे रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशन था, इससे एसोसिएटेड जो भी ऑक्यूपेशन था, उससे मिलियंस ऑफ इंडियंस की जो है आजीविका चलती थी। यानी कि हैंडलूम हैंडलूम वीविंग और इससे एसोसिएटेड जो भी ऑक्यूपेशन थे, वे जो थे मिलियंस ऑफ इंडियंस यानी लाखों इंडियन को आजीविका प्रोवाइड करते थे। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। जो इंडियन टेक्सटाइल थी वो किस प्रकार डिक्लाइन होती? डिक्लाइन यानी पतन, यानी कि इंडियन टेक्सटाइल का पतन किस प्रकार से होता है? द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज। तो ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से जो इंडिया के टेक्सटाइल के प्रोड्यूसर थे उनको सेवरल वेज से अफेक्ट करती हैं। जैसे कि पहला, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू compete विद ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। पहला किस प्रकार अफेक्ट करती है? जैसे कि जो इंडियन टेक्सटाइल थी, पहले तो उसको किसी से compete नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब उसे अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में ब्रिटिश टेक्सटाइल से compete करना पड़ रहा था। सेकेंड, दूसरा, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड आल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट
अब क्या था, दूसरा ये था कि अब टेक्सटाइल, इंग्लैंड को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना काफी डिफिकल्ट हो चुका था। क्यों? क्योंकि वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन। क्योंकि अब जो टेक्सटाइल्स इंपोर्ट किए जा रहे थे कहाँ पे, ब्रिटेन में, उस पर बहुत ज्यादा ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा क्या किया था, टैक्स इम्पोज कर दिया था, बहुत हाई ड्यूटी इम्पोज कर दिया था। जैसे क्या होता है कि अगर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई व्यापार होता है, कोई ट्रेड होता है, तो वहां की जो गवर्नमेंट होती है इम्पोर्टिंग ड्यूटी उस पर लगाती है, टैक्स लगाती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी, अगर यहाँ से कोई टेक्सटाइल ले जा रहा है कहाँ पे, इंग्लैंड में इम्पोर्ट कर रहा है, यानी ये इंडिया है, इंडिया से कोई टेक्सटाइल ले गया इम्पोर्ट करने के लिए ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में, तो उस पर जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी बहुत ज्यादा हाई ड्यूटी इम्पोज कर दी थी, बहुत हाई टैक्स लगाती थी, जिससे कि इसको इंपोर्ट करना काफी मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि ड्यूटी ज्यादा थी, इसलिए उनको ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा था, तो इसलिए काफी मुश्किल हो रही थी। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी की शुरुआत तक इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली ऑस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। तो दोस्तों क्या हुआ कि 19th सेंचुरी की शुरुआत तक जो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि जो इंग्लैंड में कॉटन टेक्सटाइल बनती थी, उसने इंडियन गुड या इंडियन गुड यानी इंडियन टेक्सटाइल जो कि इंडिया में बनती थी, उनको सक्सेसफुली उनकी ट्रेडिशनल मार्केट अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप से क्या किया, बेदखल कर दिया। थाउजेंड ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। हजारों जो वीवर्स होते हैं, जो बुनकर होते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट चली जाती है। सबसे ज्यादा जो वीवर्स होते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसी को पड़ता है, जो बंगाल के वीवर्स थे। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स। अब जो इंग्लिश और यूरोपियन कंपनी थी, उन्होंने इंडियन गुड्स को खरीदना स्टॉप कर दिया था। एंड दियर एजेंट नो लॉन्गर गिव एडवांस टू व्यूअर्स टू सिक्योर सप्लाई। अब जो इनके एजेंट होते थे, इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज के जो एजेंट होते थे, वे अब व्यूअर्स को सब एडवांस जो देते थे अब नहीं देते थे। अब उन्होंने एडवांस देना बंद कर दिया था। कि एडवांस क्यों देते थे? टू सिक्योर सप्लाई, अपनी सप्लाई को सिक्योर करने के लिए। यानी कि अगर कोई यहाँ पे व्यूअर्स है, पहले क्या होता था, यूरोपियन जो होती थी, यूरोपियन कंपनीज और जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज और इंग्लैंड के जो ट्रेडिंग कंपनीज होते थे, उनके जो एजेंट होते थे, इस व्यूअर को आके क्या देते, एडवांस दे देते थे कि अब जो भी माल होगा आप हमें ही दोगे, किसी को नहीं दोगे। इससे इनकी सप्लाई जो थी वो सिक्योर हो जाती थी कि अब ये बंदा, ये जो व्यूअर्स था, जो भी बनाएगा अपना माल किसको देगा, इन्हीं को देगा जिनसे उसने एडवांस लिया हुआ है। अब उन्होंने एडवांस देना बंद कर दिया था अपनी सप्लाई को सिक्योर करने के लिए। डिस्ट्रेस वीवर रोड पिटीशन टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। जो डिस्ट्रेस वीवर थे वो पिटीशन लिखते हैं इसको गवर्नमेंट को। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ पिटीशन देख लेते हैं। तो सोर्स वन में देख लीजिए कि वी मस्ट स्टाफ फॉर फूड। सोर्स वन में है कि हम पक्का जो है कि खाने के बिना या भूखे मर जाएंगे। इन 1823 द कंपनी गवर्नमेंट इन इंडिया रिसीव्ड अ पिटीशन फ्रॉम 12,000 व्यूअर्स स्टेटिंग। 1823 में क्या हुआ, जो कंपनी गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसने एक पिटीशन रिसीव किया, जो कि पिटीशन कहाँ से आई थी, 12,000 व्यूवर्स ने भेजा था। टोटल 12,000 जो कि बुनकर थे उन्होंने भेजा था, वो भेजा था। वो पिटीशन में क्या लिखा था, आवर एंसेस्टर एंड वी यूज्ड टू रिसीव एडवांसेस फ्रॉम द कंपनी एंड मेंटेन आवरसेल्फ एंड आवर रेस्पेक्टिव फैमिलीज बाय वीविंग कंपनीज सुपेरियर असॉर्टमेंट्स। तो जो पिटीशन में जो बुनकर थे उन्होंने क्या लिखा था कि जो हमारे एंसेस्टर थे और हम कंपनी से एडवांस रिसीव करते थे एंड मेंटेन आवर सेल्फ एंड आवर रिस्पेक्टिव फैमिली, और अपनी फैमिली को, और खुद जो है इसी से खाना पीना जो भी होता था हमारा, हमारी फैमिली जो है इसी से चलती थी। बाई विविंग कंपनी सुपेरियर सोच में, अब इसके बदले हम क्या करते थे, कंपनी को अच्छी क्वालिटी के कपड़े जो है कि बुनकर देते थे। ओविंग टू आवर मिसफॉर्च्यून, ये हमारा दुर्भाग्य है, दी औरंग्स हैव बीन अबोलिश्ड। अब जो औरंग्स था वो भी एबोलिश हो चुका है। औरंग्स क्या होता है, अ पर्शियन टर्म फॉर अ वेयर हाउस। वेयर हाउस के लिए एक पर्शियन टर्म है, यानी वेयर हाउस को ही औरंग्स बोलते हैं। अ प्लेस, वेयर हाउस क्या होता है, अ प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड। एक ऐसा ऐसी जगह होती है, गोदाम, जैसे गोदाम आपने सुना होगा, जहाँ पे गुड्स को, सामान को पहले इकट्ठा किया जाता है, उसको सोल्ड करने से पहले, बेचने से पहले, जिसको कि वर्कशॉप भी बोलते हैं। तो आगे आगे पिटिशन में लिखा था कि अविंग टू आवर मिसफॉर्च्यून, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो औरंग है वो भी अबोलिश कर दिया गया, इवन सिंस बिकॉज ऑफ विच वी एंड आवर फैमिली आर डिस्ट्रेस फॉर वांट ऑफ द मींस ऑफ लाइवलीहुड। आगे लिखते हैं कि जिसकी वजह से हमारी फैमिली और हम लोगों के पास आजीविका का, लाइवलीहुड का कोई मींस नहीं बचा हुआ, कोई साधन नहीं बचा हुआ है। वी आर व्यूवर्स एंड डू नॉट नो एनी अदर बिजनेस। आगे पिटिशन में लिखा गया था कि हम व्यूवर्स हैं, हम क्या हैं, बुनकर हैं, और इसके अलावा हम कोई भी बिजनेस करना नहीं जानते हैं। वी मस्ट स्टार्व फॉर फूड, हम पक्का जो है कि खाने के बिना मर जाएंगे। इफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड डू नॉट कास्ट अ लुक ऑफ काइंडनेस टुवर्ड अस एंड गिव ऑर्डर फॉर क्लॉथ्स।
आगे पिटिशन में लिखा गया था, अगर जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है वो हम पे दया नहीं दिखाता है और हमको कपड़ों का ऑर्डर नहीं देता है तो हम खाने के बिना यानी कि भूखे ही मर जाएंगे। बोर्ड ऑफ ट्रेड क्या होता है? अभी जैसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी कोई जैसे कभी क्रिकेट का मैच देख लो, क्रिकेट का मैच कौन कराता है? आईसीसी कराती है। आईसीसी क्या है? एक बोर्ड है क्रिकेट का, एक इंटरनेशनल बोर्ड है। यानी जब किसी भी दो कंट्री में मैच होता है तो वो कौन कराता है? वो आईसीसी कराती है। यानी कि दोनों को मैनेज कौन कर रहा है? आईसीसी मैनेज करे, जो कि एक बोर्ड है। तो जो ट्रेड होता था उसका भी एक बोर्ड होता था। बोर्ड की वजह से जो है ट्रेडिंग जो होती थी, जो व्यापार होता था बोर्ड की वजह से ही होता था। इसीलिए उसमें लिखा गया लेटर जो था, इसीलिए लिखा गया था कि बोर्ड उसने बोला, गवर्नमेंट को लिखा गया था कि अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है व्यापार का जो बोर्ड है, अगर वो हम पर कोई दया नहीं दिखाता और हमें कपड़ों का ऑर्डर नहीं करता है तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अब सोर्स 2 में एक दूसरा पिटीशन था, प्लीज पब्लिश दिस इन योर पेपर। कृपया आप अपने पेपर में इसको पब्लिश करिए। वन विडो स्पिनर रोट इन 1820। एक विडो स्पिनर थी, विडो यानी विधवा स्पिनर थी, जिन्होंने 1828 में लिखा एक बंगाली न्यूज़पेपर को, समाचार दर्पण, डिटेलिंग हर फ्लाइट। यहाँ पे उनका जो फ्लाइट, जो उनकी दुर्दशा थी, जो उनका कंडीशन था, यहाँ पे उसको डिटेल में लिखा गया है। टू द एडिटर समाचार, आई एम ए स्पिनर। मैं एक स्पिनर हूँ। स्पिनर यानी कि एक कताई का काम करती थी। आफ्टर हैविंग सफर्ड अ ग्रेट डील आई एम राइटिंग दिस लेटर। बहुत ही कष्ट के साथ मैं यह लेटर लिख रही हूँ। प्लीज पब्लिश दिस इन योर पेपर। कृपया आप इसे अपनी पेपर में पब्लिश करिए। व्हेन माय एज वाज 22 आई बिकम अ विडो विद 3 डॉटर्स। जब मेरी एज 22 ईयर ओल्ड थी तब मैं विधवा हो गई। उस टाइम मेरी 3 बेटियां थी। यानी ये जो लेटर लिख रही हैं, 22 साल की जब इनकी अवस्था थी तब इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उस टाइम इनकी 3 बेटियां थी। माय हस्बैंड लेफ्ट नथिंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। और मेरे हस्बैंड ने डेथ के जब इनकी डेथ हुई तब तक हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। आई सोल्ड माई ज्वेलरी फॉर श्रद्धा सेरेमनी। जो श्रद्धा होता है हिंदुओं में, जो डेथ के बाद श्रद्धा सेरेमनी होती है, उसको बोलते हैं कि मैंने अपनी ज्वेलरी बेच के अपने हस्बैंड की श्रद्धा सेरेमनी जो है कि किया। When we were on the verge of starvation, God showed me a way। जब हम स्टार्वेशन के बिल्कुल वर्ज पे थे, एकदम कगार पे थे, वर्ज यानी कगार या किनारे, जब हम भूखमरी के कगार पे थे, भगवान ने, गॉड ने हमें एक रास्ता दिखाया जिसकी वजह से वी कुड सेव आवरसेल्फ, जिसकी वजह से हम अपने आप को बचा सकते थे। आई बिगन टू स्पिन ऑन तकली एंड चरखा। मैंने चरखा और तकली पे स्पिनिंग करना स्टार्ट किया, यानी कि कताई का काम। The weavers used to visit our houses and buy the चरखा yarn at 3 तोलास पर रूपी। आगे बोलते हैं कि जो वीवर थे वो हमारे घर पे आते थे और जो चरखा यान था उसको 3 तोला पर रूपी, 1 रुपए में 3 तोला के हिसाब से वो खरीदते थे। वॉट एवर अमाउंट आई वॉन्टेड एज एडवांस फ्रॉम द वीवर। जो भी अमाउंट हमको एज एडवांस वीवर से चाहिए होता था, आई कुड गेट फॉर द आस्किंग, हमें मांगने पे मिल जाता था। दिस सेव्ड अस फ्रॉम केयर्स अबाउट फूड एंड क्लॉथ। इससे हमें कपड़े का या खाने का कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन ही नहीं रहता था। इन अ फ्यू इयर्स टाइम आई गॉट टुगेदर अरेस्ट ₹28। बोलते हैं कि कुछ सालों में हमने ₹28 सेव कर लिए। विद दिस आई मैरिड वन डॉटर। इस ₹28 से हमने अपनी एक बेटी की शादी की। कितने रुपीज में? ₹28 में। उस टाइम रुपीज का वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती थी। ₹28 में इन्होंने अपनी एक बेटी की शादी की। एंड इन द सेम वे ऑल 3 डॉटर्स। और इसी प्रकार तीनों बेटियों की हमने शादी कर दी। नाउ फॉर 3 years वी 2 women, मदर इन लॉ एंड मी, आर इन वांट ऑफ फूड। अब 3 सालों से हम 2 वुमेन, कौन कौन? मैं और मेरी मदर इन लॉ यानी इनकी सास, मैं और मेरी सास खाने की खोज में हैं। The viewers do not call at the house for buying yarn। अब जो व्यूवर्स हैं वो हमारे घर पे नहीं आते यार्न को बाई करने के लिए। नॉट ओनली दिस, यही यहाँ तक यही नहीं, इफ द yarn is sent to market it is still not sold। अगर हम यार्न को मार्केट में भेजते हैं तब भी अब बिकता नहीं है। इवन एट 1/4 द ओल्ड प्राइस, यानी पिछला जो प्राइस था उसका 1/4 में भी नहीं बिकता है। पहले क्या था? 3 तोला पर रुपीज जाता था, अब उसको 1/4 कर दिया, फिर भी कोई नहीं ले रहा है। आई डू नॉट नो हाउ इट हैपेंड। मैं नहीं जानती है कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। आई आस्क मैनी अबाउट इट। मैंने बहुत से ये पूछने की कोशिश की। दे से द बिलाती टू यार्न इज बीइंग इंपोर्टेड ऑन अ लार्ज स्केल। तो लोग बोलते थे कि बिलाती टू जो यान आ गया है, बिलायती यान जो आ गया है, वह एक लार्ज स्केल पे हमारी इंडिया में जो इम्पोर्ट हो गया है। द वीवर्स बाई दैट यान एंड व्यू। जो वीवर्स हैं, जो बुनकर है, वही यान वो बाई करते हैं, खरीदते हैं और उसको बुनते हैं। पीपल कैन नॉट यूज द क्लॉथ आउट ऑफ दिस यान।
इवन फॉर 2 months इट रोट्स अवे। आगे लोग बोलते हैं कि जो हम यान यानी कि जो हम यान बनाते हैं इसको व्यूअर्स नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि यह 2 महीने भी नहीं चलता है, सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो व्यूअर्स है वही यान ले रहे हैं, इसको नहीं ले रहे हैं। बट वर्स वाज स्टिल टू कम, बट इससे भी वर्स अभी आना बचा था। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट। 1830 तक जो ब्रिटिश कॉटन जो क्लॉथ से वो इंडियन मार्केट में फ्लड कर जाते हैं, मतलब पूरी इंडियन मार्केट ब्रिटिश के कॉटन क्लॉथ से भर जाती है। In fact, by the 1880s, two-thirds of all the cotton cloths owned by Indians were made of cloth produced in Britain. अब देखो, इनफैक्ट ये हुआ कि by the 1880s यानी 1880 तक दोस्तों क्या हुआ कि जितने लोग इंडिया में जो भी कॉटन क्लॉथ पहनते थे उसके 2/3 यानी अगर मान लो कि 3 लोग पहन रहे हैं इंडिया में कॉटन क्लॉथ, 3 लोग पहन रहे हैं, तो उसके 2/3 की कितने हुए? 2 लोग। 2 लोग जो कॉटन पहनते थे वो कहाँ का मेड था, कहाँ का प्रोड्यूस हुआ था? वो कपड़ा जो था वो कहाँ का प्रोड्यूस था? वो ब्रिटेन का प्रोड्यूस हुआ कपड़ा था। बाकी एक कपड़ा जो था वो इंडिया का था। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर बट आल्सो स्पिनर। इससे जो केवल स्पेशलिस्ट वीवर थे, जो स्पेशलिस्ट बुनकर थे, उन्हीं को अफेक्ट नहीं होता, उन्हीं को प्रभाव नहीं करता, बट जो स्पिनर थे, जो कताई करते थे, उनको भी बहुत प्रभाव पड़ता है। थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन हु मेड अ लिविंग बाय स्पिनिंग कॉटन थ्रेड वर रेंडर्ड जॉबलेस। हजारों औरतें जो कि अपनी आजीविका चलाती थी कॉटन की थ्रेड की कताई करके, वो भी जॉबलेस हो जाती हैं। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया, बट जो हैंडलूम वीविंग था वो कम्प्लीटली इंडिया में डाई नहीं करता, मतलब पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। हैंडलूम यानी जो हाथों से वीविंग होती थी। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ कुड नॉट बी सप्लाइड बाय द मशीन। ऐसा क्यों था? क्योंकि कुछ टाइप्स के क्लॉथ होते थे जो कि बाय मशीन सप्लाई नहीं किए जा सकते थे। हाउ कुड मशीन प्रोड्यूस साड़ीज विद इंट्रिकेट बॉर्डर और क्लॉथ विद ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न? आगे हम सोचो, जो उन क्लॉथ को, जैसे कि साड़ीज हो गई, जो इंट्रिकेट बॉर्डर यानी जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जिनकी डिजाइनिंग होती थी, जो बॉर्डर वाली डिजाइन होती थी, थोड़ा इंट्रिकेट होती थी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती थी, उनको मशीन से किस प्रकार प्रोड्यूस किया जा सकता था? या ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न के जो कपड़े होते थे उनको मशीन से किस प्रकार प्रोड्यूस किया जा सकता था? दीज हैड अ वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंग द रिच बट आल्सो अमंग द मिडिल क्लासेस। इन कपड़ों का काफी ज्यादा डिमांड था, किसका? जो इंडिकेट बॉर्डर की साड़ीज होती थी और ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न के जो कपड़े होते थे, इनका बहुत ज्यादा डिमांड था। अमीरों में तो था ही, रिच लोगों में, यहाँ तक कि मिडिल क्लास में भी इनका बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करता था। नॉन did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse cloth used by the poor people India। यहाँ तक कि जो इंडिया टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे ब्रिटेन के, वे जो मोटा वाला कपड़ा होता था, किसके लिए? जो मोटा वाला कपड़ा जो कि इंडिया में गरीब लोग पहनते थे, उनको ये लोग क्या करते थे? प्रोड्यूस नहीं करते थे। You must have heard of Solapur in Western India and Madura in साउथ इंडिया। आपने जरूर वेस्टर्न इंडिया में सोलापुर के बारे में और साउथ इंडिया में मदुरा के बारे में सुना होगा। दीज टाउन्स इमर्ज एज इंपॉर्टेंट न्यूज सेंटर ऑफ लिविंग इन द लेट 19th सेंचुरी में, यानी 19th सेंचुरी के अंत में ये जो दोनों सेंटर थे, कौन कौन? सोलापुर और मदुरा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर रूप में, विविंग के इंपॉर्टेंट सेंटर रूप के, विविंग के यानी कि बुनाई के इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में क्या हुए? इमर्ज हुए। और बाद में बाद में नेशनल मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी और पीपल टू बाइकआउट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल एंड यूज हैंड स्पन एंड हैंड वुवन क्लॉथ। बाद में जब नेशनल मूवमेंट आया तो महात्मा गांधी ने लोगों से अर्ज किया, यानी कि लोगों से उन्होंने विनती की कि वे जो इम्पोर्टेड टेक्सटाइल है जो ब्रिटेन से आ रहा है उसको आप लोग बायकॉट कर दो और हैंड स्पन और हैंड वुवन जो क्लॉथ है उनको पहनो। खादी ग्रेजुअली बिकम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। खादी जो है धीरे धीरे क्या हुआ? नेशनलिज्म का सिंबल बन गया। द चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया। अब इंडिया को चरखा रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड इट वाज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्राइकोलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931। और जो चरखा था उसको क्या किया गया कि उसको जो ट्राइकोलर फ्लैग है जिसको कि अडॉप्ट किया गया था, कब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था? 1931 में। तो ट्राइकोलर फ्लैग के सेंटर पे किसको रख दिया गया? चरखा को। What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? अगर मैं उन वीवर्स का और उन स्पिनर्स का, यानी कि जो बुनाई का काम करते थे और जो कताई का काम करते थे, उनका क्या हुआ? जिनकी आजीविका चली गई थी, इनका लाइवलीहुड चला गया था। देखो, मैनी वीवर्स बिकम एग्रीकल्चरल लेबर। बहुत सारे जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, एग्रीकल्चरल लेबरर थे। अब वो यानी कि लेबर बन चुके थे, खेतों में काम करते थे। Some migrated to cities in search of work, and yet others went out of the country to work in plantations in Africa and South America। देखो, कुछ तो सिटीज में काम की तलाश में सिटीज में माइग्रेट हो गए, सिटी में चले गए, और यहाँ तक कुछ ऐसे भी थे जो कि
देश से बाहर चले जाते हैं, कंट्री से बाहर चले जाते हैं प्लांटेशन में काम करने के लिए। कहाँ की? अफ्रीका और साउथ अमेरिका में प्लांटेशन में काम करने के लिए चले जाते हैं। सम ऑफ दीज हैंडलूम वीवर्स आल्सो फाउंड वर्क इन द न्यू कॉटन मिल्स। इनमें से कुछ हैंडलूम वीवर्स ऐसे भी थे जिन्हों की नई कॉटन मिल्स में काम मिल गया, जो कि कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? बॉम्बे में, जो कि जिसको कि आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, अहमदाबाद में, शोलापुर में, नागपुर में और कानपुर में।